नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, तो तेजी से आप लोग जो है जुड़ना प्रारंभ हो गए हैं। जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक जो है वो शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक संख्या जो है आप लोग मेंटेन करिए। और दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अब हफ्ते में आप लोगों के लिए 1 से 2 मॉडल पेपर मैं आप लोगों को कराऊंगा। और वो जो मॉडल पेपर होगा दोस्तों, वो एक स्ट्रेटजी के तहत मैं आप लोगों को मॉडल पेपर कराऊंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो है यूट्यूब के माध्यम से व्यू बिटोरना नहीं है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को एक सही दिशा में लेके जाना है, आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। चलें, तो इस जिम्मेदारी को देखते हुए अब मैंने एक तरीके से एक नया रोड मैप अब तैयार कर लिया है। क्योंकि यहाँ से यदि देखें, यदि आप लोगों का एग्जाम फरवरी या मार्च में होता है तो हम लोगों के पास 90 दिन का समय है। इस 90 दिन में मैं आप लोगों को कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि 90 दिन में आप लोगों को कम से कम 50 से 60 मॉडल पेपर भी करवा दूं, जिससे मॉडल पेपर आप लोगों का जो होगा वो एक स्टेप में, जैसे आज का जो मॉडल पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ पे आधारित है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं है। यदि आपने अपने सिलेबस को समझा हुआ है, चलें बिल्कुल, यदि आपने अपने सिलेबस को समझा हुआ है तो आज का मॉडल पेपर आपकी समझ पे आधारित है। आपने कितना रटा है, ये सारी चीजें हम लोग नियमित रूप से करते आ रहे हैं। रटे हुए प्रश्नों को आप लोगों को नियमित रूप से आप लोगों को प्रश्न रटवाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आप सभी ने अपने स्तर से जो चीजें मैंने आपको बताई हैं या जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी किताबों को, टेक्स्ट बुक वगैरह को पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ के, अपने सिलेबस को पढ़ के आपने समझा कितना है, उस पे आधारित बहुत ही बेसिक से प्रश्न आज के आपको मिलेंगे। तो आप लोग उन बेसिक प्रश्नों को करिएगा। और मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा तभी होगा जब आप लोग पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। जी चलिए, कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों से निवेदन है, हाँ अब इसमें यह है कि मैं आप लोगों से मेहनत कर रहा हूं, तो मैं उम्मीद जरूर करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। क्योंकि कुछ भी, मुझे भी जो है वो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मुझे भी थोड़ा बहुत जो है वो आप सभी की तरफ से जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है। और आप लोगों की तरफ से आपका जो शेयर है, आपका जो लाइक है, वो मुझे मोटिवेट करता है। यदि मैं आपको किसी लक्ष्य की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं निरर्थक किसी भी प्रश्न को अनायास ही बस उठा के आप लोगों को कराने का प्रयास नहीं करता हूं। मेरा प्रयास है कि मैं एक स्ट्रेटजी के तहत आप लोगों को लेके चलूं। बेसिक प्रश्नों से मैं लेके चलूंगा और एडवांस प्रश्नों की तरफ भी आऊंगा। तो कम से कम 10 बेसिक प्रश्नों का हम लोग जो है दोस्तों 10 टेस्ट पेपर या 10 मॉडल पेपर मैं आप लोगों को बेसिक प्रश्नों को कराऊंगा। ये मेरा वायदा है आप लोगों से। तो आप लोगों की बेसिक से लेके एडवांस तक की तैयारी जो है वो मैं कराने का प्रयास करूंगा। बाकी जो है आप लोगों के हफ्ते के 3-4 दिन जो है मैं आप लोगों को रैंडम टॉपिक वाइज कराता रहूंगा, जिससे कि आपके टॉपिक भी रिवाइज होते रहेंगे और आप लोग मॉडल पेपर भी जो है साथ में करते रहेंगे। साथ ही बात करेंगे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए यदि आप इस सेशन का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप लोग 250 रुपए का पेमेंट करके ले सकते हैं। मेंबरशिप के लिए आपको 7007701847 इस नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा। इसी नंबर पे आपको पेमेंट भी करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजना है। प्रोसेस आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे दोस्तों, तो इस मेंबरशिप के अलावा आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम भी मैं शुरू कर रहा हूं। तो जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से जाके आप लोग टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही टेस्ट सीरीज शुरू होगी आप सभी को वहीं से सूचना मिल जाएगी। अब मैं टेस्ट सीरीज को शुरू करना चाह रहा हूं, आप लोगों का समर्थन चाहिए। कम से कम 50 से 100 लोगों के बीच में आपकी संख्या हो जाएगी तो टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों की शुरू कर दूंगा। तो ये बिना आपके समर्थन के संभव नहीं है। अब चलेंगे सीधे आज के अपने सेशन की तरफ दोस्तों, और आते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न पे। एक एक प्रश्न को जो है वो बहुत ही सोच समझ के मैंने आप लोगों के लिए चुना है। तो आप लोग उसी अनुसार अपनी समझ का प्रयोग करेंगे और समझ के अनुसार ही आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चले, आपसे दिया है पहला प्रश्न आज के सेशन का आपके लिए है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है? 4 विकल्प हैं, आप चारों विकल्प को पढ़िए और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करिए।
तेजी से आप लोग करेंगे। आज समय आप लोगों को कम दूंगा क्योंकि आज के प्रश्नों की कुल संख्या जो है वो 62 है, तो हम लोगों को 62 प्रश्नों को करना है 10:30 बजे तक। 10:30 बजे का हम लोगों का डेडलाइन होता है, आप सभी को पता है। तो आप लोग तेजी से अपना उत्तर करना जो है वो शुरू करिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप आप लोगों से पूछा गया है, क्या है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप, उसके अनुसार उत्तर करेंगे। गणतंत्रीय, संघीय, अध्यक्षात्मक, गणतंत्रीय, एकात्मक और संघीय, गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय, गणतंत्रीय, एकात्मक और अध्यक्षात्मक। तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए आना शुरू हो गया है। बहुत ही बढ़िया। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, हम लोग गणतंत्रीय हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना जाता है, ये मनोनीत नहीं किया, माफ करेंगे, ये वंशानुगत नहीं होता है। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे पेन का कलर चेंज कर लेने दे और इसका साइज जो है वो सेट कर लेने दे। चले ठीक है, तो आपका उत्तर इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। गणतंत्रीय, संघीय और संसदीय। संघीय का मतलब क्या है, केंद्र और राज्य स्तर की 2 सरकारें हमारे यहाँ पाई जाती हैं और संसदीय प्रक्रिया का हम लोग पालन करते हैं। तो ये आपको तीनों विकल्प जो हो जाएंगे वो आपके, इसमें 3 जो आपको शब्द दिए हैं, तीनों आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हैं। उत्तर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है। 4 विकल्प आपके पास है। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, भौतिक विकास के लिए कार्य करना, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, धर्म की रक्षा करना। तेजी से आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे दोस्तों। 30 सेकंड का पूरा समय आपको मिलेगा प्रश्न को पढ़ने और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग उस 30 सेकंड में उत्तर कर दिया करिए और वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, दिल लगा के आप लोग शेयर करिए दोस्तों। यदि आप लोग मन से मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं पूरे मन से आप लोगों का सहयोग करूंगा और आपको वो सारी चीजें देने का प्रयास करूंगा जो आपको आपकी सफलता तक लेके जाए। तो आप लोग मेरा सहयोग करिए, मैं आप लोगों का सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर करने में अपनी रुचि दिखाएं। आप लोगों का प्रयास जो होगा दोस्तों वो सफल होगा, मेरे लिए भी और मेरा प्रयास आपके लिए। चले, तो जो लोग इसमें दबाव समूह की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दबाव समूह जो है अपने व्यक्तिगत हित के लिए कार्य करते हैं। तो अपने सदस्यों को हित को विकसित करना जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बहुत बार करा चुका हूं, जहां पे आवश्यकता होगी व्याख्या की वहां करूंगा, अन्यथा व्याख्या नहीं करूंगा। चलिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? आपको संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए दिया हुआ है दोस्तों, सभापति राज्यसभा, अध्यक्ष लोकसभा, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता। चले, उत्तर तेजी से करेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? चलें, उत्तर आप लोगों का आना शुरू हो गया है। आप लोग इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए, कुछ लोग सी विकल्प के लिए उत्तर कर रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति में हैं आप लोग। चलें, तो इस प्रश्न को आप लोग जो है दोस्तों, दोनों लोगों का उत्तर पार्शियली सही है। इस प्रश्न में आपका उत्तर राष्ट्रपति के लिए सही होगा। यदि संसद में किसी बिल के अवरोध पे या किसी बिल पर जो है दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है, तब उसे लोकसभा अध्यक्ष जो है वो क्या करता है, उसे संबोधित करता है। लेकिन नई लोकसभा के गठन के बाद से जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें प्रेसिडेंट जो है दोस्तों इसको संबोधित करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यदि किसी बिल पे अधिवेशन हो रहा है, संयुक्त अधिवेशन, तब उसे लोकसभा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष संबोधित करेगा। अन्यथा राष्ट्रपति जो होता है वो लोकसभा की, नई लोकसभा के गठन के बाद से जो है दोस्तों, या जब आपके सदन की शुरुआत होती है उस समय जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आप लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बताना है दोस्तों। संघीय लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपसे पूछा गया है, यूपीएससी से सवाल है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग, जितनी तेजी से संभव हो सके। चलें, बहुत ही बढ़िया, आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया इस प्रश्न में। तो जो लोग इसमें राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। संघीय लोक सेवा आयोग
या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की यदि बात करेंगे दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप सभी लोग, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि किसी बिल पे, यदि कोई बिल है, थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ा करिए टॉपिक को, यदि कोई बिल है, यदि कोई ऐसा संशोधन है जिस पे लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो होगा वो आपका लोकसभा अध्यक्ष उसको संबोधित करता है। लेकिन आपके सत्र की शुरुआत में या जब नई लोकसभा का गठन होता है, ऐसे में संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसके माध्यम से जो है दोस्तों राष्ट्रपति संबोधित करता है। कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। और यदि कोई प्रश्न यहाँ पे करा रहा हूं, आपको डाउट लग रहा है, तो आप लोग किताब खोलिए, ढूंढिए, नहीं मिलेगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मुझे हमसे पूछिएगा, मैं आपको सोर्स जरूर बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ फिलहाल सेशन में यदि ज्यादा समय हम लोग लगाएंगे तो सेशन हम लोगों का डिले होता जाएगा, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। राज्य विधानसभा का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर या मुख्य सचिव? तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न में, किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। जी, आर्टिकल 315 की आप लोग बात कर रहे थे पिछले प्रश्न में, बिल्कुल आप लोगों का जो होगा प्रश्न 315 के लिए सही होगा। चलें उत्तर करें तेजी से। चलें, उत्तर आप लोगों का आना शुरू हो गया है। बी विकल्प के लिए आप लोग उत्तर कर रहे हैं मुख्य चुनाव अधिकारी। तो जो मुख्य चुनाव अधिकारी या जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है दोस्तों, उसके द्वारा ही राज्य विधानसभा का चुनाव कराया जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उत्तर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था किसकी देखरेख में कायम करता है? जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री? तेजी से उत्तर करेंगे जितनी तेजी से संभव हो सके। चलें, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। गुड इवनिंग दोस्तों। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर करिए, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, तो जो लोग इसमें जिलाधिकारी की बात कर रहे होंगे या जिलाधीश की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में जो है दोस्तों, चूंकि जिले का मुखिया जो होता है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और इसी की देखरेख में जो है पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास करती है। साथ ही दोस्तों एक नई व्यवस्था जिसको आप लोग जो है कमिश्नरी सिस्टम के नाम से जान रहे हैं, या पुलिस जो है वो सिस्टम के नाम से जान रहे हैं, कुछ जो है वो कुछ जनपदों में इसे लागू किया गया है। तो वहां पे जो शांति व्यवस्था है वो पुलिस कप्तान की अध्यक्षता में जो है उसको व्यवस्थित किया जाएगा। लेकिन सामान्यतः इसको जो है सामान्य प्रश्नों के हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है वो किया जाता है। साथ ही यदि बात करें तो पुलिस किसके नियंत्रण में, किस मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करती है? एक बार तेजी से उत्तर करके बताएंगे आप सभी लोग। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करते हैं? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें होम मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय के, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। पुलिस राज्य सूची का विषय है और गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलें, मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करता है? आप लोगों को उत्तर करना है। तेजी से आप लोग इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे। तो जो आपका मुख्य लेखा अधिकारी है दोस्तों, राज्य सरकार की आय व्यय का जांच करता है, केंद्र सरकार की आय व्यय का जांच करता है, और सरकारी उद्योगों की जो है जांच करता है, लेकिन नगर निगम की जांच नहीं करता है। ये नगर आयुक्त के जो है दोस्तों नियंत्रण में आता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, मुख्य लेखा अधिकारी का कोई भी लेना देना नगर निगम के साथ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता और गोपनीयता। तेजी से किसी एक विकल्प को चुनिए और उत्तर करने का प्रयास करिए।
निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है? आप लोगों को उत्तर करना है इस प्रश्न के लिए। केंद्रीय विकेंद्रीकरण जो किया गया दोस्तों, उसके अंतर्गत जो है वो आपके नगर निगम को रखा गया है। चले, डिटेल में बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, नहीं बताया होगा तो एक बार आप लोग जरूर ढूंढिएगा पढ़ने के लिए। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है नौकरशाही की विशेषता नहीं है के लिए पूछा गया है। तो नहीं है के लिए जो है दोस्तों, अक्षम व्यक्ति जो है, जिसके पास क्षमता नहीं है, अक्षम जो है किसी कार्य को करने में, ये नौकरशाही में शामिल नहीं हो सकता है। नौकरशाही जो है दोस्तों स्थायी व्यवस्था है, आप सभी को पता है। 18 वर्ष से लेके जो है और आपके 21 वर्ष से लेके आपके 62 या 65 वर्ष तक आपको अस्थायी सेवा दी जाती है। तटस्थ होकर आपको कार्य करना होता है और अपने कार्य के प्रति आपको जो है गोपनीयता बना के रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो आप उसका प्रचार प्रसार करते रहिए, ये नहीं होता है। सिर्फ अक्षम व्यक्ति को जो है नौकरशाही में हिस्सा लेने से रोका जाता है। इसीलिए जो है दोस्तों परीक्षा प्रणाली का, इंटरव्यू वगैरह का जो प्रावधान है वो सिर्फ अक्षमता को पहचानने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, जो सक्षम है वही जो है वो चयन उसी का चयन होता है। चलिए, उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात्य वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का या सबका? उदारवाद किसका हित चाहता है? आप लोगों को उत्तर करना है, तेजी से करेंगे। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए आ रहा है, धनवानों के लिए। तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे कैपिटलिस्ट की, उदारवाद जो है दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को का समर्थन करता है। उत्तर आप सभी का जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। उदारवाद के जो संस्थापक हैं या उदारवाद के समर्थकों के नाम, एक आध समर्थक के नाम बता दीजिए। प्रमुख उदारवादी विचारक का नाम बता दीजिए किसी एक का। चले, फांसीवादी विश्वास करता है किसमें? फांसीवादी विश्वास करते हैं किसमें करते हैं? राज्य दल से श्रेष्ठ है। यहाँ पे के नहीं से कर लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा स्टेटमेंट। राज्य दल से श्रेष्ठ है, दल राज्य से श्रेष्ठ है। राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज्य और दल एक ही हैं। चले, जी बिल्कुल, राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। जॉन लॉक को जो है दोस्तों प्रमुख उदारवादी के रूप में जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया। मैं आज के सेशन का जो मॉडल पेपर है दोस्तों वो एकदम बेसिक मॉडल पेपर है, एकदम बेसिक सवालों को मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं और धीरे धीरे मैं इसके स्तर को जो है वो बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि मैं एक उद्देश्य के तहत कि आपकी तैयारी जो है एकदम पॉलिश होती रहे, उस उद्देश्य के तहत मैं मॉडल पेपर आप लोगों को कराऊंगा। चलिए, आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न के लिए भी आना शुरू हो गया है। तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे, फांसीवादियों की बात करेंगे दोस्तों, तो वो सबसे सर्वोपरि किसको मानते हैं? राज्य को मानते हैं। तो राज्य जो है वो दल से श्रेष्ठ है, दल को नहीं, किसी व्यक्ति को जो है वो या किसी दल को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, राज्य को सर्वोपरि रखते हैं। तो उत्तर आपका ये प्रश्न में ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? लोकतंत्र, अधिनायकवाद, राजतंत्र और वर्गतंत्र। चारों में से किसी एक को चुनिए, उत्तर करने का प्रयास करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये अन्याय आप लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? आप लोग बताइए। भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? चले, चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें लोकतंत्र की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र जनता की सहमति का तंत्र है और इसमें जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति का साधन क्या है? भाषण। तो लोकतंत्र में जो है दोस्तों भाषण जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्तियों का विचार समझने का, व्यक्तियों के विचारों को जानने का जो सबसे प्रमुख
तंत्र है या यंत्र है वो उसकी अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति जो होती है दोस्तों भाषण को जो है अभिव्यक्ति का एक साधन माना जाता है। तो आप लोग इसमें ए विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। आप लोगों को बताना है इन चारों में से कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन है। लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू, जे.एस. मिल, चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। जी बिल्कुल, आर्टिकल 19A की आप लोग बात कर रहे हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। चलें, आपसे कल्याणकारी राज्य का समर्थक पूछा गया है दोस्तों। लेनिन की यदि बात करेंगे तो लेनिन जो है दोस्तों आपके मार्क्सवादी राज्य या फांसीवादी राज्य के समर्थक हैं। बेंथम उपयोगितावादी हैं, आप सभी को पता है दोस्तों। जे.एस. मिल को भी उपयोगितावादी ही कहा जा सकता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दोस्तों समाजवादी और कल्याणकारी राज्य के समर्थक माने जाते हैं। उत्तर आपका इस प्रश्न में तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। भारत के संविधान में जो है दोस्तों कितनी बैठक का प्रावधान किया गया है, उत्तर करेंगे। तेजी से क्षमा चाहता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। चलें, तो जो लोग इसमें 2 बार की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वर्ष में 2 बार, प्रत्येक 6 महीने पे जो है एक बैठक होती है, आप सभी को पता है, और वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। तो आपका उत्तर जो होगा वो इस प्रश्न में दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों सत्रों में जो है दोस्तों एक बार मीटिंग होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त जो है वो जी 2 बार होगा, तो अधिकतम अंतर जो है वो 6 महीने के लिए ही रहेगा। ये बेसिक सी बात है, सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए उत्तर करिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। एक दल प्रधान, दल रहित, बहुदलीय या द्विदलीय व्यवस्था। लोकतंत्र के लिए आप लोगों को बताना है दोस्तों सबसे उपयुक्त। चलें, अभी भी आप लोग जो है सी और डी यानी तीसरे और चौथे विकल्प को लेके काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो जो लोग इसमें द्विदलीय व्यवस्था की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकतंत्र में जो है दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने अनुसार चयन करने को मिले। पहली चीज, यदि एक बार आपके साथ धोखा हो गया, मान लीजिए ए पार्टी का चुनाव आपने किया और ए पार्टी ने उन कार्यों को नहीं किया, तो आपके पास जो है दोस्तों दूसरा विकल्प भी होना चाहिए और आप उसके साथ जा सकें। लेकिन जब बहुदलीय व्यवस्था की बात करते हैं, बहुदलीय क्यों नहीं होगा आप लोगों को बता दे रहा हूं। बहुदलीय व्यवस्था में जो है दोस्तों अस्थाई सरकार कई बार अस्थाई सरकार नहीं बन पाती है। तो अस्थायित्व न होने की वजह से जब हम लोग गठबंधन की सरकार का निर्माण करते हैं तो अस्थायी सरकार नहीं बन पाती है, और अस्थायी सरकार न होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा माना जाता है। तो हमेशा द्विदलीय व्यवस्था जो होती है दोस्तों ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जी नहीं, बहुदलीय नहीं। बहुदलीय व्यवस्था में जो है दोस्तों गठबंधन की सरकार बनने का खतरा रहता है, और लोकतंत्र में गठबंधन की सरकार जो है लोकतंत्र को क्या करती है, क्षतिग्रस्त करती है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए जी। लोकतंत्र के लिए 2 दलीय है, आप लोग द्विदलीय व्यवस्था है, कहीं इसमें से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था जो है दोस्तों कुछ ही देशों में पाई जाती है, और उसका सबसे बड़ा दोष यही है कि स्थायित्व का अभाव होता है, और किसी भी सरकार में यदि स्थायित्व का अभाव आ जाएगा तो वहां से व्यवस्था धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। चलिए आप लोग चौथे विकल्प के साथ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला दिया है नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है, तेजी से उत्तर करेंगे। नागरिकता, पंचायती राज, राज्य और नगर निगम, चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा।
जी, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। आपको जो है दोस्तों ब्रिटेन में आप बात करेंगे, यूएसए में, वहां पे द्विदलीय व्यवस्था देखने को मिलेगी। उसका परिणाम देख लीजिए, जिन देशों में द्विदलीय व्यवस्था है वहां पे आपको सुदृढ़ सरकारें मिलती हैं, वहां का विकास जो है वो तेज गति से होता है। और आप भारत के जो है दोस्तों, भारत में पिछले 1-1.5 दशक की बनी सरकारों को देख लीजिए, और 1-1.5 दशक नहीं, 2 दशक पहले, यानी 90, आपके 2014 से पहले की जो सरकारें थी और 2014 के बाद जो सरकार है, स्थायी सरकार मिली है। तो स्थायी सरकार में जो है वो विकास की गति, एक रोड मैप बनाना जो होता है सरकार के लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है जब सरकार स्थायी रहेगी। और जब कई सारे लोग मिलके, कई सारी पार्टियां जो है वो मिलके सरकार बनाती हैं, तो ऐसी स्थिति में समस्या ये रहती है कि सबके जो है वो सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना रहता है, और जिसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है वो सरकार को गिराने का प्रयास करने लगता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है, आप लोगों इसमें से जो है बहुत सारे लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। तो नागरिक शास्त्र जो है दोस्तों वो आपके राज्य का अध्ययन है, राज्य से संबंधित सभी चीजों का। इस राज्य के अंतर्गत आपकी नागरिकता भी आती है, इस राज्य के अंतर्गत जो है दोस्तों आपकी संप्रभुता भी आती है, इसमें क्षेत्रफल भी आता है। राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं, आप सभी को पता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का नहीं, यह राज्य का अध्ययन है। क्या अगर ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है? पूजा जी किसके बारे में पूछ रही हैं, मैं समझ नहीं पाया। सोल्यूशन किसका सोल्यूशन पूछ रही हैं आप बताइए मुझे, मैं क्लियर कर दूंगा। तो राज्य के साथ जाइएगा, नागरिकता के साथ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था। द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? केशनथानम समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संविधान प्रारूप समिति। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, उत्तर तेजी से करिएगा। अच्छा, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम समस्या नहीं है कोई, बस मल्टी पार्टी सिस्टम में हर पार्टी सिस्टम का, जैसे द्विदलीय व्यवस्था का या एक दलीय व्यवस्था का, हर व्यवस्था के कुछ ना कुछ दोष होते हैं। तो लोकतंत्र के लिए अस्थायी सरकार का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग एक बार 5 साल के लिए सरकार चुन के भेज देते हैं। तो जब किसी को पता रहेगा कि हमको ये पूरा समय मिलेगा, 5 साल का समय मिलेगा और हम इसमें कार्य करेंगे, तो वो अपने 5 साल की योजना बनाता है और उस योजना के अनुसार कार्य करता है। लेकिन जब अनिश्चितता का माहौल रहता है तो उसमें विकास जो होता है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है। चलें, तो इस प्रश्न में आप लोगों को द्विस्तरीय पूछा गया है, तो चलें, अशोक मेहता समिति ने जो है दोस्तों, आप सभी को पता है, द्विस्तरीय जो है वो पंचायत का सुझाव दिया था, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे भारत में लागू हुई थी। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपसे चूंकि द्विस्तरीय पूछा है, तो जो लोग इसमें द्विस्तरीय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा, अशोक मेहता के लिए। त्रिस्तरीय के लिए पूछा जाए तो बलवंत राय मेहता का चुनाव करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न अगला दिया है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? उत्तर तेजी से करेंगे। मंत्रिमंडल मिशन, बेबल योजना, राजगोपालाचारी योजना, शिमला योजना। नीतू जी, यदि ऐसी समस्या आ रही है तो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। कभी कभी जो होता है वो सर्वर की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाता है। चलो, इस प्रश्न को कल भी कराया था मैंने। मंत्रिमंडलीय योजना या कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया था। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। किसे जो है वो राजनीति शास्त्र का पिता या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसे कहा जाता है? सुकरात, अरस्तु, चाणक्य, कार्ल मार्क्स। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है?
चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इस प्रश्न में ए विकल्प माफ करेंगे बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज आप लोग मुझे बता दीजिए दोस्तों कि अरस्तु को ही क्यों राजनीति शास्त्र का पिता माना जाता है। अरस्तु से पहले जो है दोस्तों आपके सुकरात और प्लेटो, इन दोनों लोगों का भी योगदान रहा है राजनीति पे, लेकिन अरस्तु को माने जाने का कारण क्या है? तेजी से उत्तर करें, किसी को पता हो तो बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। राजस्थान, नेपाल, कनाडा, फ्रांस, इसमें से कौन राज्य नहीं है? वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नियमित रूप से आप लोगों के लिए जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूं और अब हफ्ते में आप लोगों को 2 मॉडल पेपर मिलेंगे। मॉडल पेपर में अनावश्यक एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करूंगा। मॉडल पेपर को सिर्फ मॉडल पेपर के तरीके से देखा जाएगा। अंत में आप लोग एक बार जरूर मुझे अपना जो है स्कोर बताइएगा। कम से कम इतना बताइए कि गलती कितनी हुई, गलतियों को याद रखिएगा। सही कितना हुआ आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 62 प्रश्न है, काउंट करिए किसका 1 गलत हुआ, किसका 2 गलत हुआ, किसका 3। तो आप अपनी गलतियों पे ध्यान दीजिएगा। चलें, बिल्कुल सभी लोग राजस्थान का चुनाव कर रहे हैं। क्यों जो है दोस्तों राजस्थान राज्य नहीं है? राजस्थान को आप लोग राज्य क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल सुरन जी कह रहे हैं फिलॉसफी को फिलॉसफी पॉलिटिक्स से अलग। जी बिल्कुल, नीति शास्त्र से इन्होंने अलग किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, व्यवस्थित अध्ययन जो है, यानी राजनीति जो है उसको व्यवस्थित करने का कार्य किया था, जो सुकरात और प्लेटो नहीं कर पाए थे। उन लोगों का विचार जो है वो बिखरा हुआ है, हर चीज पे जो है वो लोग बात कर रहे थे कि, लेकिन इन्होंने नीति शास्त्र से इसको अलग किया और इसके व्यवस्थित अध्ययन की एक पद्धति बनाई। बिल्कुल सही है, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न में आप लोग बात कर रहे हैं संप्रभुता के लिए, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग बात कर रहे होंगे, ये जो राजस्थान है दोस्तों, इसे हम लोग प्रांत के नाम से जानते हैं। पॉलिटी में इसे प्रांत कहा जा सकता है, ठीक है। और प्रांत के पास जो होती है, क्या नहीं होती है? प्रांत के पास संप्रभुता नहीं होती है। कनाडा जो है एक संप्रभु राष्ट्र है, नेपाल भी एक संप्रभु राष्ट्र है, फ्रांस भी एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभुता की वजह से ये लोग राज्य कहे जाएंगे, लेकिन राजस्थान जो है ये प्रांत है, राज्य नहीं बन सकता। राज्य बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, अगले प्रश्न में देखेंगे, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता और राष्ट्रीयता। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है, सबसे आवश्यक तत्वों का चुनाव आप लोगों को करना है दोस्तों। चले बहुत ही बढ़िया, सभी लोगों का उत्तर आना गया है। सर्वोच्च सत्ता, सवर्निटी या संप्रभुता। तो जो लोग इसमें तीसरे विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी भूभाग को राज्य कहने के लिए सबसे आवश्यक जो है वो है इसका संप्रभु होना या सर्वोच्च सत्ता का होना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? आप लोग उत्तर तेजी से करेंगे लोकप्रिय संप्रभुता के लिए। चलें उत्तर करेंगे लोकप्रिय संप्रभुता के लिए आप लोग। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता या संसद। साथ में आप लोग करेंगे कानूनी। कानूनी संप्रभुता के लिए भी आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। कानूनी संप्रभुता जो है किसमें निवास करती है? चलें, तो इसमें जो लोग जनता की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोकप्रिय संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है। सी विकल्प के लिए आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। जितने सारे लोग इसमें सी विकल्प की बात कर रहे हैं सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल। और इस लोकप्रिय संप्रभुता के जनक के रूप में किसको जाना जाता है दोस्तों? तो लोकप्रिय संप्रभुता के जनक के रूप में आपके रूसो महोदय को देखा जाता है। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा जो है वो दी थी। चलें, और कानूनी संप्रभुता के रूप में जो है वो कानूनी संप्रभुता जो है दोस्तों निहित होती है आपके संसद में। तो ये दोनों अंतर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, विकासकारी सिद्धांत। चलें तेजी से उत्तर करेंगे।
जी, कानूनी को आप संसद के साथ भी कह सकते हैं, आप संविधान के साथ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर तेजी से करिएगा। कानूनी संप्रभुता के लिए जो है ऑस्टिन महोदय को जाना जाता है। चलिए, एक प्रश्न आएगा आगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां पे। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत आप लोगों से पूछा गया है, तो ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत जो है दोस्तों राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक, सबसे उपयुक्त सिद्धांत माना जाता है। उत्तर आपका इस प्रश्न में जो होगा वो चौथे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। रीति रिवाज और परंपराओं से विकसित जो संविधान होते हैं उसको हम लोग विकासवादी सिद्धांत कहते हैं, यानी वे राज्य जिनका विकास उनके रीति रिवाज और परंपराओं के माध्यम से हुआ है। एग्जाम्पल इसका जो है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार जो जिस राज्य का विकास हुआ है, जिस संविधान का विकास हुआ है, उसको हम लोग जो है ब्रिटेन के रूप में देख सकते हैं आज के डेट में भी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? एक तत्ववादी संप्रभुता के विरोधी सिद्धांत का चुनाव करना है। समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद। तेजी से उत्तर करेंगे। 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास बचा है, 15 सेकंड में आप लोग कर दीजिए। जी, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की बात मैं कर रहा हूं, तो वो विकासवादी जो है वो राज्य का एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया। आ जाइए, उत्तर करिए तेजी से। तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक तत्ववादी या एकल संप्रभुता का विरोधी कौन है? आपका बहुलवादी या बहुलवाद। उत्तर जो होगा दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। आपको दिया है, लेवियाथन के लेखक हैं अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स और बोधा। चारों में से एक को चुनिए। उत्तर तेजी से करिएगा। जब हम एकल संप्रभुता की बात करते हैं तो एक में निहित मानते हैं। बहुलवादी जो है दोस्तों संप्रभुता जो है वो सभी को, जितने अंग है सबको संप्रभु बनाना चाहते हैं। अंतर है, दोनों को आप लोगों ने पढ़ा होगा, एकल संप्रभुता को और बहुलवादी संप्रभुता को। चलिए आ जाइए, लेवियाथन के लेखक का नाम आप लोगों को बताना है दोस्तों। तेजी से उत्तर करेंगे लेवियाथन के लिए। बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें हॉब्स की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हॉब्स जो है दोस्तों, हॉब्स की फेमस पुस्तक का नाम क्या है? लेवियाथन। उत्तर जो होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, गत कुछ दशकों में भारतीय राज्यों ने अधिक शक्ति की मांग की है। किस प्रकार के शक्ति की मांग की है? विधायी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में या उपरोक्त में से किसी भी क्षेत्र में नहीं? आप लोग उत्तर करेंगे, तेजी से करेंगे। चलें, बहुत ही बढ़िया, उत्तर करिए तेजी से। गत कुछ दशकों में भारतीय राज्यों ने अधिक शक्ति की मांग की है। विधायी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र में। चलिए, गुड इवनिंग। नाम मैं आपका पढ़ नहीं पाया, पहली बार शायद आप जो है चैनल पे आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। चलिए, गत कुछ दशकों में भारतीय राज्यों ने जो सबसे अधिक डिमांड की है दोस्तों, वो आपके वित्तीय क्षेत्र में एकाधिकार की बात की है, वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने की बात की है। आज के डेट में जो सबसे बड़ा संघर्ष केंद्र और राज्य के बीच में है वो वित्तीय क्षेत्र में है। आप लोग इस चीज को लेके इसको ध्यान रखिएगा, विधायी क्षेत्र में नहीं। आप लोग इस प्रश्न में यदि जो है तीसरे विकल्प के साथ जाते हैं तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो वित्तीय क्षेत्र होगा। वित्तीय क्षेत्र में आपका जो होगा केंद्र और राज्यों के बीच जो है अधिक संघर्ष रहा है वित्तीय अपनी मांगों को लेकर। आप लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आप लोगों का सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। सामान्य से समझ का ये प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? उत्तर करेंगे तेजी से आप लोग। जो लोग नए जुड़े होंगे उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आज मॉडल पेपर करा रहा हूं, तो मॉडल पेपर में जो है दोस्तों एक्सप्लेनेशन कम करता हूं, क्योंकि हम लोगों को 62 प्रश्नों को 1 घंटे के अंदर करना होता है। बाकी दिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पूरा करता हूं और ये सारे प्रश्न मैं करा चुका हूं आप लोगों को। चलें, उत्तर करेंगे। निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से?
तो जनता की इच्छा की जब बात की जाएगी दोस्तों, तो जनता अपनी इच्छा के अनुसार क्या करती है, समझौता करती है, सामाजिक समझौता। हाब्स लॉक रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत के समर्थक जो है माने जाते हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, हॉब्स लॉक रूसो आपके सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं। और व्यक्ति की जो है दोस्तों, व्यक्ति को अपनी असुरक्षा से निजात पाने के लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया राज्य का, और राज्य जो है उनकी सुरक्षा करने का वायदा करता है, और इसके लिए व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से इसमें समझौता करता है। चलें, हॉब्स लॉक रूसो का समझौता मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। तीनों लोगों के जो समझौते का प्रारूप है अलग अलग है। यदि आज तक आप उसको नहीं ढूंढ पाए तो ढूंढिए। हॉब्स किस तरीके से सामाजिक समझौता कराते हैं, लॉक किस तरीके से सामाजिक समझौता कराते हैं, और रूसो का सामाजिक समझौता क्या है। तीनों के समझौते को अलग अलग नोट करिए 2-2 लाइन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक समझौता हर साल पूछा जाता है, और एक साल थोड़ा सा डीप कर देगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं, 2-3 बार मैंने बताया है। अभी भी यदि आपने उसको नोट नहीं किया है, तैयार नहीं किया है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जे.एस. मिल, मैकियावेली। चारों में से एक को चुनिए, उत्तर तेजी से करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा? चलें, क्यों कहा था इन्होंने राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीयता को सभ्यता के लिए खतरा क्यों बता दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर महोदय ने? उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीयता क्यों सभ्यता के लिए खतरा हो सकती है? उत्तर करेंगे तेजी से आप लोग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की अवस्थिति आपसे पूछा जा रहा है। जितने भी दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलें, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा अभी। सर, बात को उलाट देना आंसर नहीं होता है। चलिए, हेग की बात करेंगे। द हेग में जो है दोस्तों आपके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो द हेग में है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तेजी से उत्तर करेंगे जी। अगले प्रश्न पे आ जाइए। इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिए, तो फिर आप लोगों को बताता हूं। चलें, उत्तर आप लोगों का दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा, सन 1945। जो लोग 1945 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अब एक चीज मुझे आप लोग कमेंट करके तेजी से बताइए कि पहले सभ्यता का जन्म होगा या पहले राष्ट्रीयता का? पहले कौन आएगा, और इन दोनों में बड़ी कौन है? पहले सभ्यता या पहले राष्ट्रीयता? सभ्यता बड़ी है या राष्ट्रीयता बड़ी होगी? अगले प्रश्न में, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था? आप लोगों को बताना है दोस्तों। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा, तेजी से उत्तर करेंगे। 24 अक्टूबर 1945 के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है, जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलें, सब लोग सभ्यता के लिए बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहले जो जन्म होगा वो सभ्यता का होगा, ठीक है। अब इस एक सभ्यता में अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण होता है। सभ्यता के अंतर्गत अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। अब जब ये मान लीजिए ए राष्ट्र है, ये बी राष्ट्र है, ये सी राष्ट्र है, ये डी राष्ट्र है, ऐसे ये आपका ई राष्ट्र हो गया, ये एफ राष्ट्र हो गया।
जब राष्ट्रीयता की हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्रीयता के अंतर्गत अपना हित सर्वोपरि है। तो सब जब अपने अपने हित की बात करने लगेंगे तो इससे जो मूल संकल्पना थी, जो आपके जिससे आप पैदा हुए थे, उसका जो महत्व है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो सभ्यताएं जो होती हैं वो राष्ट्रीयता के विकास के कारण सीमित हो जाती हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही सभ्यता से जन्मे हुए देश हैं, लेकिन भारत अपनी राष्ट्रीयता के कारण और पाकिस्तान अपनी नीतियों के कारण दोनों ने जो है दोस्तों, जो मूल सभ्यता थी हम लोग उसको छोड़ के आगे निकल चुके हैं। भारत तो कुछ हद तक अभी भी हम अपनी पुरानी सभ्यता के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है। तो राष्ट्रीयता खतरा बन जाती है कभी कभी सभ्यताओं के लिए, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रवाद बहुत ही अच्छी चीज है, विकास के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन राष्ट्रवाद जो है दोस्तों, या राष्ट्रीयता जो है वो सभ्यता के लिए नहीं, मानवता के लिए अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रवाद कंपटीशन लेके आता है और सबको इसमें आगे बढ़ने की, हर राष्ट्र को आगे बढ़ने की, जैसे आज के डेट में आप सभी में अपना जो है वो कंपटीशन है, वैसे राष्ट्रों में भी कंपटीशन होता है। और जहां कहीं भी कंपटीशन होगा वहां संबंध जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। चलें, तो स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था दोस्तों? जो लोग इसमें काउंसिल प्रवेश की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी, तो आप लोग इस प्रश्न में काउंसिल प्रवेश की बात करेंगे। काउंसिल में प्रवेश करने के लिए जो दोस्तों, ये आपके स्वराज दल के जो लोग, स्वराज दल के जो नेता हैं, ये सभी लोग जो है वो क्या चाह रहे थे, ये लोग चाह रहे थे कि हम सिस्टम में पहुंचे और सिस्टम में पहुंच के वहां से सुधार किया जाए। तो आप लोग इस प्रश्न में ध्यान रखेंगे, स्वराज दल की स्थापना तेजी से कमेंट करके बताएंगे। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। एक स्थान से शासन का ना होना, एक स्थान से शासन का ना होना। चलिए, केंद्र सत्ता ही, केंद्र की सत्ता ही सब कुछ ना होना, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें, एक केंद्रीय शासन हो। चले, चारों विकल्प में से किसी एक का तेजी से उत्तर करिएगा। गजब की एक्टिंग है, मतलब मैं नहीं समझ पाया। कौन एक्टिंग कर रहा है? चलें, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारों की बात कर रहे होंगे, संघात्मक या संघीय संविधान वो संविधान होता है, या संघात्मक या संघीय राज्य वे राज्य होते हैं जहां केंद्र व राज्य दो स्तर की सरकारें आपको देखने को मिलती हैं, यानी दोहरी सरकार जहां पे देखने को मिलेगी उसे संघात्मक संविधान या संघात्मक राज्य कहा जाता है। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपको दिया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्चतम न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए, सरकार के लिए। नीति निर्देशक तत्वों की बात यानी डीपीएसपी की बात की जा रही है, तो उत्तर आप सभी लोगों का आना चाहिए तेजी से। चलें, उत्तर करिए तेजी से आप लोग। क्लास पे प्रश्नों पे ज्यादा फोकस करिए आप सभी लोग। चलें, तो नीति निर्देशक तत्वों की यदि आप डीपीएसपी की बात करेंगे दोस्तों, तो डीपीएसपी जो है वो सरकार के लिए एक लक्ष्य है। आप सभी को पता है कि इसी डीपीएसपी के तहत ही, इन्हीं लक्ष्यों के तहत सरकार जो है अपनी नीतियों को बनाने का, नीतियों के निर्माण का जो है वो प्रयास करती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए होता है, न कि नागरिकों के लिए। नागरिकों के लिए जो होता है दोस्तों वो आपका मूल कर्तव्य होता है, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके सरकार का लक्ष्य है। इन्हीं जो है वो बिल्कुल 36 से 51 तक जो है आपके डीपीएसपी दिया हुआ है, और इन्हीं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए जो होती है वो सरकार अपने नीतियों का निर्माण करती है। तो डी विकल्प के साथ जाएं, ए विकल्प का चुनाव कदापि न करें। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति। चारों में से एक को चुनिए, उत्तर तेजी से करने का प्रयास करिएगा। चलिए, संसदीय सरकार में आप लोगों से पूछा गया है।
चलें, तो जो लोग इसमें मंत्रि परिषद की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। वास्तविक शक्तियां जो होती हैं, आप चूंकि वास्तविक पूछा है तो वास्तविक शक्ति आपके जो है वो मंत्रि परिषद में, नाम मात्र की शक्ति पूछी जाए तो राष्ट्रपति में। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम आप लोगों को बताना है दोस्तों, संसद ने कब पारित किया था? 1954, 1953, 1955, 1952। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में, नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति में। चलें, तो जो लोग इसमें 1955 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है, उसमें संशोधन भी हो चुका है कई बार, तो संशोधनों को भी आप लोग ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है, कितनी निश्चित की गई है ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या? उत्तर तेजी से करने का प्रयास करेंगे। 12, 14, 15 या 17? अधिकतम संख्या आप लोगों को बताना है। गांव पंचायत लिखा हुआ है, गांव पंचायत या ग्राम पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या के लिए चुनाव करना है। 12, 14, 15, 17 में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। जो लोग गांव के प्रधानी के चुनाव में एक्टिव रहते होंगे उन सभी लोगों को पता होगा ये। चलें, कोई बात नहीं, तो जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान रखेंगे। 15 से अधिक नहीं हो सकती, अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है वो 15 की गई है। 15 के लिए आप लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राज्य सूची का कोई विषय है, उसे राष्ट्रीय हित का घोषित करना है, यह अधिकार किसके पास है? राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राष्ट्रपति। चारों में से किसी एक को चुनिए जी। चलिए, कोई बात नहीं। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? आप लोगों को उत्तर करना है। तो यदि राज्य सूची का कोई विषय है और उस पे जो है वो केंद्र सरकार को कानून बनाना हो, तो सबसे पहले उसे जो है वो राष्ट्रीय जो है हित का विषय घोषित करना पड़ेगा। और इसके लिए जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शक्ति किसके पास है? राज्यसभा के पास। राज्यसभा जो है राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय हित का जो है विषय घोषित कर सकती है और उसके बाद से केंद्र जो है उस राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। उत्तर आपका जो है बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं। आर्टिकल आप सभी लोगों को पता है 249। अगला दिया है, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार या सामाजिक अधिकार। चारों में से एक को चुनिए और उत्तर तेजी से करने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं और आप लोग शेयर भी नहीं कर रहे हैं। क्या नाराजगी है हमसे? कोई आप लोगों का विवाद हो, कोई मुकदमा हो हमसे, तो आज आप लोग जो है वो फाइनल उस पे मुकदमे को फाइनल कर लीजिए, निपटारा कर लेते हैं। सुलह वगैरह कर लेंगे हम लोग आज ही। चले, आप लोगों का उत्तर आना चाहिए। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जो लोग इसमें प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहे होंगे उन सभी का जो होगा बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। आपके श्वास लेने का अधिकार, आपको सोने का अधिकार है, आपको पानी पीने का अधिकार है, यानी प्रकृति ने जो भी अधिकार आपको दे रखे हैं उससे कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है। जो आपको संविधान में अधिकार दिए गए हैं, संविधान के अधिकार जो है आपके संविधान के अधिकारों से आपको वंचित किया जा सकता है यदि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं।
ठीक है, आपके स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, लेकिन आपके प्राकृतिक अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो आपके जो है हर तरह की स्वतंत्रता का जो है वो को बाधित किया जा सकता है। यदि आपको जेल में बंद कर दिया गया तो आपकी काफी बहुत सारी स्वतंत्रताएं जो है स्वतः समाप्त हो जाती हैं, लेकिन आपको जेल में भी बंद किया जाएगा तो आपसे श्वास लेने से आपको नहीं रोका जा सकता है जब तक आपको मृत्युदंड न दिया जाए, और आपको पानी पीने से नहीं रोका जा सकता है, आपको अपनी नींद लेने से नहीं रोका जा सकता है। तो उत्तर आपका दूसरे विकल्प के लिए यानी प्राकृतिक अधिकार के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? संसद सदस्यों के अतिरिक्त जो है वो कौन सा व्यक्ति है जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मंत्रिमंडलीय सचिव, महान्यायवादी, महालेखाकार, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय। तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए तेजी से उत्तर करेंगे। आर्टिकल बताइए महान्यायवादी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है? दूसरा जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये संसद की कार्यवाही में ये भाग लेता है, वहां पे ये बोल भी सकता है दोस्तों, लेकिन मत नहीं दे सकता है। बस ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से ओम्बुड्समैन के लिए उत्तर करिएगा। चले, बहुत ही बढ़िया। आर्टिकल 76 के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। ठीक है, प्रशासनिक अभिकरण, लोकपाल, लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग, सीबीआई। उत्तर तेजी से करेंगे। ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो लोग इसमें लोकपाल या लोकायुक्त की बात कर रहे होंगे उन सभी का जो है उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओम्बुड्समैन की अवधारणा जो है आप सभी को पता है स्वीडन से आई थी। ओम्बुड्समैन की नियुक्ति जो है वो स्वीडन में सबसे 1803 जी शायद 1803 में ही 1803 या 9 क्लियर करिए एक बार, थोड़ा सा जो है वो दिमाग से स्लिप हो रहा है। स्वीडन में ओम्बुड्समैन जो है पहली बार ओम्बुड्समैन किस साल में नियुक्त किया गया था? सभी लोग कमेंट करेंगे। बाकी भारत में जो है इसका नाम परिवर्तित किया गया और आपके लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। चलें, उत्तर आप सभी का जो होगा इस प्रश्न में दूसरे विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेता का नाम बताएंगे आप सभी लोग। श्योर है 1809 आप लोग? चलिए कल देखेंगे। जो चीज दिमाग से एक बार स्लिप हो जाए और कंफ्यूजन हो जाए ना, उस पर अनावश्यक दिमाग लगाना नहीं चाहिए। हालांकि आप सभी लोगों का नाम मुझे याद है कि किसने 1809 और किसने 1803 कहा है। चलो उत्तर तेजी से करेंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? आप लोग उत्तर करेंगे ब्रिटिश उदारवाद के लिए। तो जितने लोग जो है वो, चले संतोष जी चेक करते हैं। जो लोग इसमें गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में चौथे विकल्प के साथ जाइएगा। अब कहीं पे मैंने 1803 पढ़ा था, कहीं पे मैंने 1809 पढ़ा है। अब दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया हूं। तो चलें ठीक है, 101% यदि आप लोग कह रहे हैं तो मान ले रहा हूं 1809, लेकिन वेरीफाई नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है। गांधी जी की देन आप लोगों को बताएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन, तेजी से। चले, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की देन, तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। चलें, तो जो लोग साधन साधे की पवित्रता की बात कर रहे हैं, कम से कम 5 बार प्रश्न मैंने कराया ही होगा ये,
तो आपका ए विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प के साथ ही जाइए, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न दिया है, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? आधुनिक मनु के नाम से किसको जाना जाता है? उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। आधुनिक मनु के लिए उत्तर करेंगे। चलें, तो जो लोग इसमें भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आधुनिक मनु के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न, यदि राज्य सरकार नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? उत्तर तेजी से आना चाहिए इस प्रश्न के लिए दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद या विपक्ष? यदि डीपीएसपी का पालन नहीं हो रहा है तो उसके पालन के लिए बाध्य कौन करता है? उत्तर तेजी से करिए आप सभी लोग। चले, बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें मतदाता की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। डीपीएसपी में आर्टिकल जो है 37 को यदि आपने पढ़ा हो तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डीपीएसपी जो है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसको आप जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो जिस चीज को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं उस काम को कराने के लिए मतदाता ही जो है दोस्तों दबाव बना सकता है। इसमें कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं हो सकती है। हम सरकार के ऊपर या प्रतिनिधियों के ऊपर जो है दबाव बना सकते हैं कि आप इन कार्यों को जो है वो करिए, उसी के आधार पे आपको वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलें, तो हम लोग अपने प्रतिनिधियों से इस चीज क्या डिमांड कर सकते हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं या उनसे मांग कर सकते हैं। तो मतदाता ही ये कार्य कर सकता है, वरना ना जो आपका 37 आर्टिकल है ये स्पष्ट रूप से बता देता है कि ये जो है दोस्तों न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। यदि राज्य सरकार या कोई भी सरकार जो है आपके डीपीएसपी के हिसाब से कार्य नहीं कर रही है या डीपीएसपी में दिए गए लक्ष्यों के लिए कार्य नहीं कर रही है तो हम लोग उसके लिए कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं सरकार को। अगले प्रश्न पे चलेंगे। दिया है, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है पृथकतावाद, अल्पसंख्यकों की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन एवं निर्माण। जी, लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करना है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। उत्तर तेजी से करेंगे। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण, तो जो लोग इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यों का गठन और निर्माण जो है दोस्तों भाषा के आधार पे, आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश पहला जो है भाषाई राज्य है और आंध्र प्रदेश के जो है गठन के बाद से ये समस्या आगे खड़ी हो गई थी कि प्रत्येक भाषा के समर्थक जो है अपने अपने लिए जो है वो अलग अलग राज्य की डिमांड करने लगे। और जब आप अपनी सुविधा और अपनी जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जब राज्यों के गठन की बात करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद। यानी क्षेत्रीय मुद्दे जब प्रभावी हो जाएंगे तो क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद के उदय का कारण जो है दोस्तों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है, रूसो के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? जनमत से, अधिकतम लोगों के हित से है, वह जो समस्त समुदाय के हित में, वह जो राजा के हित में हो। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिएगा। रूसो की सामान्य इच्छा, चलें, तो रूसो की जो सामान्य इच्छा है दोस्तों, सामान्य इच्छा का तात्पर्य क्या है? ऐसा हित जो समस्त समुदाय के हित में हो। तो आप लोग इसमें तीसरे विकल्प का चुनाव करिएगा। सी विकल्प के साथ जा रहे हैं। सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगला प्रश्न दिया है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। राज्य के आवश्यक तत्वों के सारे तत्वों को लिख के एक बार बताएंगे आप सभी लोग। तेजी से कमेंट करेंगे, लिख के, उत्तर कोई नहीं बताएगा।
जितने कम तत्व आप लोगों को याद हैं राज्य के, सारे राज्य के तत्वों को लिख के बताइए। 7 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 3 हैं? राज्य के सभी तत्वों को लिख के बता दीजिए। चलें, सब लोग जो है 4 की ही बात कर रहे हैं, यानी तीसरे विकल्प का चुनाव सभी लोग कर रहे हैं। तो जो लोग इसमें 4 की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन उत्तर किसी का नहीं आया है चारों अंगों के लिए। राज्य के जो 4 अंग हैं, चलिए बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। चलिए बहुत ही बढ़िया। संप्रभुता, सरकार, भूखंड और जनसंख्या। चलिए, तो 4 हैं, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है, जिसमें संप्रभुता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि इन चारों में से एक को निकाल दिया जाए तो राज्य जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। किसको? संप्रभुता को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह कथन किस विचारक का है? आप लोग उत्तर तेजी से करेंगे दोस्तों। गार्नर, लास्की, रूसो और मैकाइवर। रक्त संबंध के बारे में बताएंगे सभी लोग तेजी से। उत्तर तेजी से करिए आप लोग। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किस विचारक का है? चलिए, तो आप लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में चौथे विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित, बात करता हूं आपसे, आपने जो मुझे भेजा है उसके विषय में लास्ट में बात करेंगे। पहले प्रश्नों को कर लीजिए आप लोग। भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? चलें, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। चलें, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, विधि के समक्ष समानता और धर्म की स्वतंत्रता। चलें, तो जो लोग अनुच्छेद 15 जिनको याद होगा उसमें धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पे जो है विभेद नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारतीय होने के संदर्भ में है। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय के साथ किया जाए या किसी विदेशी के साथ, ये भारतीयों को और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। विधि के समक्ष जो है दोनों समान होंगे, चाहे भारतीय हो या विदेशी। धर्म की स्वतंत्रता दोनों को होगी, भारतीय व्यक्ति को भी और कोई विदेशी आएगा भारत में तो उसको भी। लेकिन धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के नाम पे जो है दोस्तों ये सिर्फ भारतीयों में जो है ये चीज देखी जा सकती है। चलिए, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य माने जा रहे हैं। किस अवधारणा के अनुसार? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, अनिवार्य सेवा राज्य, लोकतांत्रिक राज्य या आदर्शवादी राज्य। किस राज्य में? उत्तर तेजी से करेंगे आप लोग इस प्रश्न के लिए। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग पढ़िए ध्यान से और उत्तर करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। यदि नियमित रूप से आप लोग चाह रहे हैं कि हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 मॉडल पेपर मैं आप लोगों को कराऊं, 2 मॉडल पेपर तो कंपलसरी कराऊंगा, 4 दिन आप लोगों को टॉपिक वाइज और 2 दिन आप लोगों को मॉडल पेपर। अब यहां से कम 50 मॉडल पेपर आप लोगों को कराऊंगा आपके परीक्षा से पहले। यदि आपकी परीक्षा फरवरी में होती है तो फरवरी से पहले 50 से 60 मॉडल पेपर आप लोगों को कराऊंगा, ये मेरा वायदा है। और उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए सिर्फ
उस पर मेहनत मैं तभी करूंगा जब आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, अपनी संख्या को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो मुझे कार्य करने में मजा आएगा। चलिए, तो इस प्रश्न में जो लोग लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिवार्य और ऐच्छिक जो है दोस्तों कार्यों का भेद जो है आपके कल्याणकारी राज्य में जो है वो समाप्त हो गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, समस्त कार्य जो अनिवार्य हो जाते हैं, यानी जिस राज्य के सभी कार्य, चाहे वो अनिवार्य कार्य हो चाहे वो ऐच्छिक कार्य हो, उस राज्य को जब ये सारे कार्य अनिवार्य हो जाएंगे या सभी कार्य जो है वो राज्य के लिए जरूरी हो जाएगा, तो उसको हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपने पढ़ी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? फांसीवाद की विशेषता बताना है। प्रजातंत्र का विरोधी, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतरराष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। चारों में से एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो यदि फांसीवादी राज्य की बात करेंगे तो फांसीवादी जो सबसे पहले स्तर पे जो काम करते हैं वो प्रजातंत्र या लोकतंत्र का विरोध करते हैं। ठीक है, तो उत्तर आपका ये विकल्प के लिए सही हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वो समाज शोषण मुक्त होगा, किसके बारे में कहा जा रहा है? फांसीवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद या समाजवाद? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण हो जाएगा? शासन का। और व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर दिया जाएगा। चले, बहुत ही बढ़िया, समय समाप्त हो गया है। जो लोग इसमें समाजवाद की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, समाजवादियों की यदि माने तो समाजवादियों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी जो क्या बोलते हैं आपके संपत्ति में, जो आप लोगों को एक व्यक्ति संपत्ति के आधार पर गरीब और एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है, तो दोनों को ये लोग बराबर ले आना चाह रहे थे। और उसकी वजह से जो है दोस्तों इन लोगों ने एक सलूशन निकाला कि यदि सबको समान बनाना है, समानता पे ले आना है, तो उसके लिए व्यक्ति को जो है संपत्ति का अधिकार दे दिया जाएगा तो समानता नहीं आ सकती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक जैसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता एक जैसी नहीं है। तो इन लोगों ने सोचा कि राज्य को ही सब कुछ दे देते हैं और राज्य जो है वो क्या करेगा, आपकी संपत्ति को राज्य ले लेगा, उत्पादन के जो साधन है वो सब कुछ जो है वो राज्य के नियंत्रण में चला जाएगा और व्यक्तिगत संपत्ति यहां से समाप्त हो जाएगी। जैसे ही व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो जाएगी, सबको उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है व्यवस्था राज्य करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाय है और आप उस गाय का जो है वो दूध निकाल रहे हैं और उस दूध से आपका काम चल रहा है, उससे आप समाज में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, आप सबसे सुदृढ़ हैं। आपने एक गाय नहीं, आपने 20 गाय पाल रखी है और उससे व्यवसाय कर रहे हैं। समाजवादी चाहते हैं कि ये गाय आपकी नहीं है, आप गाय रखिए, दूध निकालिए, दूध खाइए और बाकी दूध आप हमको दे दीजिए, वो समाज के कल्याण में, वो सबको हम वो दूध पूरे गांव में पहुंचा देंगे। तो ये जो है दोस्तों समाजवाद का जो है ये आपको शोषण से मुक्त करने का समाजवादी उपाय है। आप लोग इस प्रश्न में दूसरे विकल्प के, चौथे विकल्प के साथ जाएंगे, समाजवाद के साथ। तो अगला प्रश्न, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक सर्वप्रथम था। चलिए, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? उत्तर करेंगे ऑस्टिन, डेगविड, डायसी और ओपेनहाइमर। जी बिल्कुल, तेजी से उत्तर करेंगे। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक, सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था राजनीतिक संप्रभुता का? चलें, तो जो लोग बात कर रहे होंगे राजनीतिक संप्रभुता डैसी, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। डैसी को राजनीतिक संप्रभुता और ऑस्टिन को कानूनी संप्रभुता के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न में आप लोग डैसी के साथ जाएंगे क्योंकि आपसे राजनीतिक संप्रभुता पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, हाब्स की पुस्तक ने उसे अमर बना दिया। कौन सी पुस्तक ने हाब्स को अमर बनाया था?
उत्तर तेजी से करेंगे। डी कापर, पोलिटिको, डी सीव, लेवियाथम, किसी ने भी नहीं। तेजी से उत्तर करिए। चलें, गुड नाइट अफसाना जी, नींद आ रही है आपको? थोड़ा चावल कम खाइए। आपकी किस पुस्तक ने उसे जो है दोस्तों अमर बना दिया था? सभी का उत्तर सी विकल्प के लिए लेवियाथम के लिए ही आएगा। आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किया था? जेल सुधार के बारे में बात किसने की है? तेजी से उत्तर करेंगे। प्लेटो, अरस्तु, बेंथम, रूसो। चारों में से किसी एक को चुनिए और उत्तर तेजी से करिएगा। जी, 1651 में लिखी गई लेवियाथम सबसे महान कृतियों में से एक के रूप में जाना जाता है। लेवियाथम को लेके बड़ा डिस्प्यूट है। एक वर्ग मानता है सबसे अच्छी रचना है, एक बार उसको जो है वो बर्बाद बताता है। इसीलिए स्टेटमेंट भी जो है, दो ठो स्टेटमेंट बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं लेवियाथम के बारे में। एक विचारक है जिन्होंने जला दिया और एक ने जो है वो सबसे महान कृति बता दी। उम्मीद है आप लोगों ने पकड़ लिया होगा। चलें, तो जो लोग जेल सुधार की बात कर रहे होंगे बेंथम के लिए, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंथम उत्तर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति, मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा किसके अधीन माना जाता है? मनु ने जिस जो है दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिया था, उसके अंतर्गत राजा को किसके अधीन माना गया है? उत्तर तेजी से करिएगा। जी, क्लेरेंडन ने जला दिया था। बहुत ही बढ़िया। तेजी से उत्तर करिए, तेजी से। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना जाता है? तो ईश्वरीय राज्य की अवधारणा दिया था इन्होंने। तो जब ईश्वरीय राज्य की अवधारणा देंगे तो ईश्वर के अधीन राजा हो जाएगा। राजा के 8 देवताओं के अंशों का निर्माण जो है विराट पुरुष को राजा बनाया था इन्होंने, जो 8 देवताओं के अंशों से निर्मित हुआ था। आप सभी को पता होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? किसने कहा था कि धर्म और राजनीति जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। चारों में से एक को चुनिए। उत्तर तेजी से करने का प्रयास करिएगा। जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से करिए। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करने का प्रयास करें तेजी से दोस्तों। चलें, आपका समय समाप्त होने को आ गया है। 5 सेकंड का समय बचा है। बी विकल्प के लिए उत्तर कर रहे हैं आप सभी लोग। धर्म और राजनीति को जो है एक साथ जोड़ने का प्रयास महात्मा गांधी ने किया था और उनका मानना था कि धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि अलग अलग कर दिया जाएगा तो राजनीति का जो स्वरूप है वो क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। तो आपका उत्तर दूसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का अमेंडमेंट और उसका ईयर आप लोग तेजी से पहचानने का प्रयास करिए। 1942, 42वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1984, 48वां संविधान संशोधन 1976 और 42वां संविधान संशोधन 1976। तेजी से उत्तर करेंगे। चारों में से किसी एक को। ध्यान रखेंगे संशोधन और ईयर दोनों दिया हुआ है, दोनों में गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। जितनी तेजी से संभव हो उतनी तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे। समय आपका समाप्त हो गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 की जो लोग बात कर रहे होंगे मूल कर्तव्य के संदर्भ में, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य 51 को या 51A। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? भारत में शासन के संघात्मक होने का कारण बताना है आप लोगों को। न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान लिखित है, संविधान में संघ व राज्यों के मत शक्तियों का वितरण किया गया है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तेजी से उत्तर करेंगे किसी एक विकल्प के लिए। जी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है दोस्तों मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। उत्तर तेजी से आना चाहिए आप सभी लोगों का। समय आप लोगों का जो है समाप्त हो गया है। संघात्मक पूछा गया है, दोबारा यही प्रश्न आ गया आज ही के सेशन में। तो संविधान में संघ व राज्यों के मत शक्तियों का वितरण किया गया है, दोनों के पास अलग अलग शक्तियां हैं, इसलिए हम लोग जो है 2 स्तर पे सरकारें होती हैं, केंद्र व राज्य के स्तर पे। तो इसमें जो होता है संविधान आपका तीसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संविधान के उद्देश्य में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संविधान में किस वर्ष के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तेजी से उत्तर करेंगे 1975, 1976, 1984 और 1982। संशोधन सहित बताने का प्रयास करेंगे तेजी से। समाजवादी व पंथ निरपेक्ष शब्द, तेजी से उत्तर करना है आप सभी लोगों को। बी विकल्प के लिए उत्तर आना शुरू हो गया है। जो लोग बी विकल्प 1976 की बात करें, अभी तक किसी का उत्तर भी जो है अमेंडमेंट के लिए नहीं आया है, तो आप लोग अमेंडमेंट के लिए बताइए कौन सा है अमेंडमेंट, ये संशोधन नंबर क्या है? तेजी से उत्तर करिए। बी विकल्प आप सभी का सही हो जाएगा, लेकिन संशोधन नंबर के लिए उत्तर करिए। चलिए कोई बात नहीं है, उत्तर नहीं आया, इतना देर न लगाया करिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है दोस्तों आपके समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ने वाला संशोधन माना जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, तीनों शब्दों को यदि याद हो तो लिख के बता दीजिए। अगला प्रश्न दिया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल में, विधानमंडल में, मुख्यमंत्री में या राज्यपाल में? राज्य की कार्यपालिका शक्ति के लिए उत्तर करेंगे तेजी से, जितनी तेजी से संभव हो उतनी तेजी से उत्तर करिए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल? चलें 10 सेकंड का समय बचा है, 10 सेकंड में उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलिए बहुत ही बढ़िया। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 शब्द जोड़े गए थे, बहुत ही बढ़िया। वीके राजा। चलें अब इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए आप लोग। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें राज्यपाल का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही होगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य जो है दोस्तों आपके राज्यपाल में निहित होती है। तो इस प्रश्न में डी विकल्प के जाएंगे। विधानमंडल नहीं, विधानमंडल कह देंगे तो समस्या हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। राज्यपाल के पास जो होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न अगला जो आपको दिया है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। प्रश्न आपका एडजस्ट हो गया है ये। चले बिल्कुल। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है जिस समय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिए जाता है। प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का समय जिसमें कोई भी कार्य सूची नहीं निश्चित रहती है। किसी दिवस के निश्चित कार्य सूची की समाप्ति के बाद 1 घंटे का समय या भोजन अवकाश का समय आपको 0 आवर बताना है। शून्यकाल, तेजी से उत्तर करेंगे शून्यकाल के लिए आप सभी लोग। जीरो आवर के लिए उत्तर करेंगे सभी लोग तेजी से। समय आप लोगों का समाप्त हो चुका है। चलें तो प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का जो समय होता है दोस्तों, इसमें कोई भी कार्य सूची पहले से निश्चित नहीं होती है। विशेष महत्व के प्रश्नों को 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो है उठाया जाता है, और ये भारत की ही देन है। भारत में ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर आपका जो होगा वो दूसरे विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आप लोग बी विकल्प के साथ जाएं, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। और आज का जो है हमको लग रहा है जी बिल्कुल, आज का सेशन जो है यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा, मॉडल पेपर कैसा लगा, आप लोग बताएंगे। पहले ही आप लोगों को मैंने बता दिया था कि आज का मॉडल पेपर जो होगा वो बेसिक प्रश्नों का होगा। यदि थोड़ा बहुत भी आप अपने सिलेबस को समझ रहे हैं, अपने विषय के बारे में आपको जानकारी है, तो आप लोगों ने उम्मीद है कि इसमें से 62 प्रश्न थे, 62 में से कम आप लोगों ने 60 प्रश्न या 58 प्रश्न 59 प्रश्न आपने सही किए होंगे। 2-3 से प्रश्न ज्यादा जो ह्यूमन एरर होते हैं उससे ज्यादा गलत 2-3 से ज्यादा नहीं हुए होंगे। चलें 2 प्रश्न गलत वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं, ठीक है। चलें 1-2 जो गलती हो रही है वो जब मैं स्पीड के साथ आप लोगों को कराऊंगा तो आप लोगों का जो है वो बिल्कुल 1 घंटे का समय लगा है।
1 घंटे का समय, आई थिंक 1 घंटा 15 मिनट का समय लग गया है आज के सेशन को कंप्लीट कराने में। 1 घंटा हुआ है जी, जो भी समय हो। 1 घंटे में हम लोगों ने जो है 60 प्रश्न किया है। तो 1 घंटे में प्रश्न को पढ़ना और प्रश्न को करना, ये चलें कोई बात नहीं, गलत जो हो रहे हैं उस पर सुधार करने का प्रयास करिए। मॉडल पेपर मैं आप लोगों को इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कराऊंगा कि तेजी से आप लोग करें। 30 सेकंड का समय आप लोगों को दे रहा हूं, उसके बाद भी 10-15 सेकंड का समय आप लोगों को एक्स्ट्रा दे देता हूं कि आप लोगों से जो है वो जो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं, होनी चाहिए। देखिए एग्जाम से पहले आप गलतियां कर लेंगे तो आप सीख जाएंगे, आप अपने आप को सुधार लेंगे। लेकिन आप लोग एग्जाम में यदि गलती होगी तो वहां से सुधार कर पाना संभव नहीं होता है। तो जितनी गलती करनी है यहीं कर लीजिए, आप लोग गलती यहीं पे करिए, सुधार यहीं पे करिए। मैं आप लोगों के 3 से 4 दिन मैं आप लोगों को आपकी गलतियों को सुधारने का तरीका बताऊंगा और 2 दिन में आपसे गलतियां करवाऊंगा। चलें, तो 2 मॉडल पेपर कराऊंगा, वहां प्रयास करूंगा कि जल्दीबाजी में आप लोग गलती करें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर होता है, जल्दीबाजी रहती है, सब कुछ होता है। तो मेरा प्रयास जो है, मैं एक दिशा में आप लोगों को ले चलने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा इतनी है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। कितने टेस्ट होंगे? 10 टेस्ट कराऊंगा मैं आप लोगों के लिए। चलिए टेस्ट के लिए बता देता हूं, टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत की जा रही है, इसमें 10 कंप्लीट टेस्ट मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा। 500 रुपए उसके लिए फीस होगी। जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम के ग्रुप का, वहां से जाकर टेलीग्राम का ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट आपको टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, बस आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सूचना मिलेगी। बाकी जो टेस्ट होगा वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। एप्लीकेशन पे वो टेस्ट होगा जो लाइव स्टडी इलाहाबाद का एप्लीकेशन है, वहां पे आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, वहीं से आपको आपका रिजल्ट भी पता चलेगा। सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगी। लेकिन आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो जो भी सूचना होगी, जो भी आपसे बात होगा, और मुझे आइडिया लगेगा कितने लोग जो है वो इंटरेस्टेड हैं। मेरा टारगेट है कि आप लोग जो है वो 50 से ऊपर और 100 के आसपास, 50-100 के बीच में कम से कम संख्या इतनी हो जाए तो मैं आप लोगों की टेस्ट जो है आप लोगों का टेस्ट शुरू करा दूं। क्योंकि टेस्ट शुरू कराना जो है दोस्तों एक टास्क है और उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है।